आज का टॉपिक है काव्य की परिभाषा दीजिए या काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करें। यह आपको बीए सेमेस्टर 5 जो कि हाल में ही एग्जाम होने वाला है उसका आपका कोर 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि काव्य की परिभाषा दीजिए। काव्य या ऐसा भी पूछा जाता है कि काव्य से आप क्या समझते हैं, काव्य क्या है, काव्य की समीक्षा करें। तो सब में आप इसी आंसर को लिखिएगा। यह काव्य की अवधारणा, समीक्षा, काव्य क्या है, काव्य से आप क्या समझते हैं, काव्य को परिभाषित करें। तो यह आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे काव्य की परिभाषा, काव्य क्या है? काव्य मानवीय भावनाओं के अनुपम सृष्टि है जिसे शास्त्रीय नियमों में बांधना अत्यंत कठिन है। जो आपका काव्य है उसको शास्त्रीय नियम में बांधना अत्यंत कठिन है, जिसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं अभिव्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म है। जो काव्य का क्षेत्र है अत्यंत व्यापक मतलब पूरा विशाल बड़ा है और उसको अभिव्यक्ति बहुत ही सूक्ष्म है। कवि की सृष्टि विधाता की सृष्टि से भी विलक्षण है। विधाता की संरचना प्राकृतिक नियमों से अवरोध है, जबकि कवि पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वरीय सृष्टि में सुख और दुख दोनों है। जबकि कवि की सृष्टि इसके सापेक्ष केवल अहत्कारी है। काव्य के आचार्य ने इसी अर्थ में ईश्वर को कवि को ईश्वर का पर्याय माना है। जैसे काव्य के जो आचार्य है भरत मुनि, भामा, दंडी है ना, वह सब ईश्वर कवि को ही ईश्वर का पर्याय माना है। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। वैदिक काल में ऋषियों की काव्य प्रतिभा की सराहना की गई है। रचना कर्म की सृजनशीलता का पर्याय माना गया है। साहित्य सृष्टा सामान्य श्रेणी के व्यक्ति न होकर विलक्षण व्यक्ति तत्व के धनी होते हैं। जो कवि है कवित्व की शक्ति को दुर्बल बताते हुए कहा है कि नरतत्व दुर्बेर लोके विद्या तते सुर्लभा। कवि तत्व दुर्लभे तते शक्ति अस्ते दुर्लभा। संसार में मानव सबसे दुर्लभ प्राणी है। इसका अर्थ है संसार में मानव सबसे दुर्लभ प्राणी है। जैसे कि मानव का बच्चा जिस समय पैदा होता है तो वह सबसे दुर्लभ होता है। उसको चलने में ही आपका 10 महीना, 12 महीना, 15 महीना लग जाता है। लेकिन मनुष्य छोड़ के जितने भी प्राणी हैं उसका शिशु जब जन्म लेता है तब वह तुरंत 1-2 घंटा के अंदर अपना क्रिया करने लगता है। इसीलिए मनुष्य को सबसे दुर्बल प्राणी कहा गया है। संसार में मानुष सबसे दुर्बल प्राणी है। उससे भी विद्वान होना और भी दुर्लभ है। एक कहावत है कि जो जितना दुर्बल पैदा होता है वह उसे बुद्धि ग्रहण करने की शक्ति उसे उतना तीव्र होती है, उतना ज़्यादा बुद्धि हो जाता है, जिसमें उसमें भी विद्वान होना और भी दुर्लभ है। विद्वान होते ही वे कवित्व की शक्ति से युक्त होना तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा ही कही जाएगी। जो ईश्वर की अनुकंपा है कि आदमी जो विद्वान होते हैं तो उसे कवित्व की शक्ति हो जाती है। कवि स्वभाव से निर्कुश होते हैं। जैसे कवि में किसी का अंकुश नहीं होता है, किसी पर वह स्पेशल अंकुश से नहीं लिखते हैं। किसी नियम अथवा सांचे में बंधकर चलना उसकी प्रकृति के विपरीत होता है। जैसे कवि को कोई भी नियम और सांचे में बंद कर वह नहीं चलना चाहते हैं। निर्कुश काव्य कहकर उसकी स्वच्छंदता को स्वीकार किया गया है। ऐसे कवियों को काव्य शास्त्रीय नियमों में भला कैसे बांधा जा सकता है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहना है कि काव्य का स्वरूप बड़ा व्यापक है। जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी है। अतः इसे लक्षण की प्रविधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। आदिकाल से लेकर आज तक काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने, उसके लक्षण निर्माण तथा उसे परिभाषाओं में बांधना का प्रयत्न होते रहते हैं, किंतु उसकी विकासशील रूप लक्षण अंक नहीं आ पाते हैं तो कहीं उसकी प्रभाव की विशेषता समाप्त हो जाती है। काव्य की व्यापक में स्थूल
प्रमाण तो यही है कि संसार में सारी देशों और जातियों में आरंभ से ही काव्य किसी न किसी रूप में पाया जाता है। न तो सभ्य समाज इसे केवल अपने ही संपत्ति कह सकती है, न ही शिक्षित इसे अपनी बेपोती। इस प्रकार सूक्ष्म एवं व्यापक कवि कर्म को सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृति परिभाषा में आबद्ध करना नितांत दुष्कारी है। यह आज भी विद्वान के लिए चुनौती बना हुआ है। सबसे अलग अलग सृष्टि है। कोई काव्य भी तत्व को महत्व देता है तो कोई शिल्प को। किसी की सृष्टि दृष्टि रस निष्पत्ति पर केंद्रित होता है तो कोई अलंकारिक शब्द विनाश को ही काव्य का मूल उपजीविका मानते हैं। जैसे कि कोई काव्य आपका रस निष्पत्ति को काव्य मानते हैं तो कोई अलंकार शब्द विन्यास को काव्य मानते हैं। सब कवि अपने अपने काव्य को अपने ढंग से काव्य मानते हैं। काव्य का सर्वमान्य परिभाषा के लिए आचार्य द्वारा प्रस्तुत परिभाषा का तात्विक करना विवेचन करना आवश्यक है। जो काव्य का सर्वमान्य आपका परिभाषा है उसके आचार्य के लिए प्रस्तुत परिभाषा का तात्विक विवेचना करना आवश्यक है। जो विवेचना करना क्यों आवश्यक है? इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण आचार्य की परिभाषा निम्नवत है। आचार्य भामा के अनुसार, जिससे कि आप काव्य की परिभाषा काव्य क्या है उसमें यह परिभाषा लिखिएगा। आचार्य भामा के अनुसार शब्दों सहितो काव्यम, जो शब्दों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ दोनों की संवित प्रस्तुत को काव्य कहा जाता है। इस संबंध में आचार्य मम्मट का मत है कि तत्वदोषी शब्दार्थो सगुना वलयन कृत पुण्य कवापी। इसका अभिप्राय है कि दोष रहित शब्द और अर्थ से युक्त संयुक्त गुण युक्त रचना को साधु काव्य कहा जा सकता है। कवि में अलंकार की सृष्टि अपेक्षित है, किंतु अलंकार का प्रयोग न तो हो भी रचना को काव्य कहा जा सकता है। मम्मट सायस अलंकार की सृष्टि को महत्व नहीं देता। वे दोष रहित काव्य कच्य पर आधारित कविता को कवि की सुंदर रचना स्वीकार कर लेते हैं। उनकी सृष्टि अनावश्यक अलंकार नियोजित पर नहीं थी तो वे रचना श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में स्थापित हो सकती है। निश्चयता वे कविता में अलंकार की सत्ता को महत्व नहीं देते। आचार्य विश्वनाथ रसवादी विचारधारा की को पुष्टि प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि में रस ही काव्य की आत्मा है। अपने मत को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रस से युक्त रचना ही काव्य है, क्योंकि आनंदानुभूति कवि कर्म की पहली शर्त है, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए रचना से रस की धारा फूटना चाहिए। जो रचना होती है, जो आपकी काव्य रचना होती है, उसमें रस की धारा फूटनी चाहिए। यदि रस की निष्पत्ति नहीं होती है तो रचना नीरस मानी जाएगी, जो पाठकों पर अस्थायी प्रभाव अंकित नहीं कर सकती। इस अर्थ में रस आत्मा और अलंकार बाह्य कलेवर आत्मा महत्वपूर्ण है नो की शारीर। हिंदी में आचार्य की काव्य विषयक अवधारणा। यद्यपि यह सत्य है कि ईश्वर के आचार्य का काव्य विषयक चिंतन मौलिकता की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने संस्कृत की परंपरा को आत्मसात कर लिया है। लक्षण तो संस्कृत से ग्रहण किया है, किंतु उदाहरण के लिए सर्वनिर्मित छंदों का प्रयोग किया। यही इनका प्रतिभा का सराहनीय विशेषता है। उनकी उदाहरण अत्यंत सटीक एवं परिभाषाओं के आग्रह के अनुरूप सिद्ध हुआ है। चिंतामणि के अनुसार सगुणालंकारन सहित दोष रहित सो होई, शब्द अर्थो ताको कबित कहत भी बधु सब होई। यह चिंतामणि के अनुसार है। सगुणालंकारन सहित दोष रहित स होई, जो दोष रहित सो होई, शब्द अर्थो ताको कबित कहत भी बधु सब कोई। श्रीपति के शब्द में
शब्द अर्थ बिनु दोष गुण अलंकार रसवान, ताके काव्य बखानिए श्रीपत परम सुजान। सोमनाथ का कहना है कि सगुण पदार्थ दोष बिनु पिगल मत अवरुद्ध, भूषण युक्त कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। हिंदी के आचार्य की प्रयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उच्च कोटि की कविता वह होता है जो गुणों से युक्त हो, उसमें किसी प्रकार का काव्य दोष न हो, रस का आस्वाद में किसी प्रकार की बाधा न आए, कविता पिंगल शास्त्र के नियमों से बांधी हो और अलंकार की छवि से तृप्त हो। ऐसी कविता ही श्रेष्ठ कविता होती है। हिंदी में कतिपय समीक्षकों एवं समालोचनाओं ने भी काव्य की परिभाषा पर विस्तृत विचार किया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि रसात्मक शब्दों ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। छायावाद के प्रसिद्ध रचनाकार प्रसाद जी की दृष्टि कवि की समरस भाव की तरह गई है। उनका कथन है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, कल्पना या विज्ञान से नहीं है। रस मीमांसा नामक ग्रंथ में आचार्य शुक्ल ने कविता को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। उनका अभिमत है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय किसी मुक्त की साधना है कि साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द भी धान करती आई है उसे कविता कहते हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ने भी काव्य विषयक अपने चिंतन की मूर्त रूप दिया है। प्रसिद्ध कवि कालरिच ने लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम कर्म में कविता होते हैं। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ल्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात उत्तम शब्द के कर्मबद्ध ढंग से ही की गई प्रस्तुत कविता होती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार कवि द्वारा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई शब्द विन्यास को कविता कहते हैं। पोएट्री एट वर्क ऑफ द पोएट मैथ्यू अर्नारोट ने भी कविता को परिभाषित करने का कर्म किया है, किंतु इनकी परिभाषा सर्वमान्य नहीं हुई है। उनकी परिभाषा कविता की व्यापक भावभूमि को स्पष्ट नहीं करती। उसमें कवि कर्म की व्यापकता निरूपित न होकर एकाग्रता की भाव है। पोएट्री इज एंड वेट एंड क्रिस्टज्म ऑफ लाइफ, डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा कुछ हद तक कविता की व्यापकता को छूने में समर्थ हुई है। उनका कथन है कि काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य को रमणीयता शब्द की में अभिव्यक्ति है। यहाँ कल्पना तत्व की गौण करके कविता को सत्य का उद्घोषक माना गया है। तो ये हमें यह क्वेश्चन था कि कवि काव्य की परिभाषा दे, काव्य क्या है, काव्य से आप क्या समझते हैं, या काव्य की समीक्षा करें। काव्य से संबंधित आपका प्रश्न पूछते हैं तो यह परिभाषा आप दे सकते हैं। आचार्य भामा का, दंडी का, भरत मुनि का, तो सब काव्य शास्त्र जो भारत के हैं उसका आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी परिभाषा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपका अरस्तु, लॉन्जाइनस, प्लेटो आदि काव्य शास्त्री की भी परिभाषा दे सकते हैं। यह आपका हिंदी साहित्य प्रतिष्ठा, हिंदी ऑनर्स BA आपका 5वां सेमेस्टर कोर 11 में यह भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, जो कि आपको BA सेमेस्टर 5 में पूछ सकता है। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी में यह प्रश्न आने की अत्यंत संभावना बनी रहती है, इसीलिए यह प्रश्न को आप देखने की कोशिश करें। धन्यवाद।